जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड छात्र छात्राओं के लिए आज लेकर आए हैं आपके साइंस का क्लास। इससे पहले का था हिंदी का क्लास और ये था उसका होमवर्क। ये जो साइंस क्लास होने वाला है ये आपका प्रैक्टिस सेट 25वां होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, हिंदी का होमवर्क आपसे पूछे थे कि आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या एक से अधिक विकल्प सही है। इसमें करेक्ट आंसर मेरे भाई हो जाएगा कर्मवाच्य। काफ़ी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। सही जवाब देने वाले में से है काजल, ब्रजेश, हसन, सीमा, सोनम, रिया, रोशनी, आरती, सब्बो और हमारे निखिल भाई साहब। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का। अच्छा, कर्मवाच्य यहाँ पर क्यों है ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। यदि आपसे सवाल पूछता कि मुझसे आम खाया नहीं जाता, तो यानी कि वहाँ पर भाव का प्रकट हो रहा है कि भाई खाया नहीं जा रहा है, तब आपको भाववाच्य लगाना था, ठीक है। ऐसे कर्मवाच्य हो जाएगा, क्योंकि खाया क्या जा रहा है भाई, तो आम खाया जा रहा है। आम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यानी एक कर्म है, ठीक है। तो इसीलिए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अच्छा यहाँ से प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट होता है साइंस वाला। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य प्रकाश वर्ण क्रम में कितने रंग हैं। जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें कितने रंग होते हैं। तो भाई मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 रंग होता है, आप सभी को पता होगा। लेकिन याद रखने का ट्रिक आपको बताते हैं। एक तो विबग्योर होता है इंग्लिश में याद रखने वाला, लेकिन उससे अच्छा हिंदी में आप याद रख लीजिए। बैजानी हपी नाला होता है, ठीक है। तो बैजानी, उसके बाद ह पी, उसके बाद ना और फिर ला। एक साथ बोलिएगा, बैजानी हपी नाला, ठीक है। तो यहाँ पर बै का माने हो गया क्या, कहिएगा सर बैंगनी। जा माने हो गया जामुनी, नी माने हो गया नीला, ह माने हो गया हरा, पी माने हो गया पीला और ना माने हो गया नारंगी और ला माने हो गया लाल, ठीक है। तो बैजानी हपी नाला याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 और ये टोटली 7, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। पूछ रहा है आपसे सवाल कि धोने वाले सोडे, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम जानने से पहले आपको रासायनिक सूत्र याद रख लीजिए, फिर रासायनिक नाम उसी से निकल जाएगा। देखिए, धोने वाले सोडे का होता है Na2, उसके बाद CO3। क्या बोलिएगा, Na2CO3, यानी कि इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कहिएगा सर सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। सोडियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। लेकिन इसी तरह एक होता है खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा यदि उसी को कहता है मीठा सोडा या उसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला होता है Na2 ना लगा करके NaH लगा दिया जाता है और CO3। NaHCO3 इसको कहा जाता है सोडियम, H को बाई बोल दिया जाता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ये वाला जो होता है ये खाने वाला सोडा होता है, या मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बाई से ध्यान रखिएगा यहाँ पर, खाने वाला सोडा। अच्छा, खाना कौन बनाता है, तो बाई बनाती है। ऐसे नॉर्मली याद रखिएगा, बाई बनाती है तो भाई क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। बस ट्रिक से याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, यानी कि बड़ी जी के बारे में पूछ रहा है। इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जो बड़ी जी का मान होता है उसका 6.67 गुना 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। तो ये भी याद रखिएगा, मान और मात्रक, कई बार मात्रक सिर्फ आपसे पूछ लेगा। तो 6.67 गुना 10⁻11 ये हो गया इसका मान, और मात्रक इसके साथ लगाना है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसको सार्वत्रिक स्थिरांक इसलिए कहते हैं कि इसका मान कहीं पर भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो छोटी जी होता है, जिसको आप गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, इसका मान होता है 9.8 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चंद्रमा पर अलग होता है ना, भूमध्य रेखा पर अलग अलग होता है, विषुवत रेखा पर। तो ये जगह जगह पे चेंज होता है, लेकिन ये जो होता है आपका बड़ी जी का मान, ये कहीं पर भी नहीं बदलता, इसलिए इसको सार्वत्रिक स्थिरांक कहा जाता है कि हर जगह स्थिर रहता है ये, समझ गए ना। तो ये मान याद रखिएगा, मान भी पूछा जाता है और ये मात्रक भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका विमा पूछ रहा है कि भाई बड़ी जी का विमा बताओ क्या होगा। तो ये तो आप पहले नोट कर लीजिए, विमा निकालने के लिए बता देते हैं। याद रखने से अच्छा है कि निकालना सीख लीजिए, है ना। तो ये जी अच्छा आया कहाँ से, सबसे पहले तो यही आपको समझना होगा। तो न्यूटन का नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला बल जो होता है वो समानुपाती होता है किसका भाई, तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल, यानी कि दो वस्तु m1 और m2 मान लेते हैं, दोनों के बीच गुना, और दोनों के बीच का जो वर्ग दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बटे में आपको r² लगा देना, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यही समानुपात जब हटता है ना, f बराबर, तो ये बराबर यहाँ पर आएगा, समानुपात हट के तो यहीं पर ये बड़ी जी वाला मान आ जाता है, समझ गए ना। और m1 × m2 बटे r² कर दीजिए। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ जी, हमको चाहिए जी ना,
क्योंकि इसी का भी मान निकालना है। तो जी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एफ को इधर ले आइए और जी को उधर ले जाइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से बन जाएगा। जी यदि इधर आता है तो यहाँ पर आएगा एफ और गुना हो जाएगा आर स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और m1 नीचे आ जाएगा इंटू m2 वापस ये दोनों जो है नीचे आ जाएगा। ये आप करके देखिएगा, है ना, मैथ का नियम है, ये तो जानते ही होंगे आप सभी लोग। तो इसी पर रखना होता है। तो एफ का क्या होता है, फोर्स का, एक याद रखिएगा फोर्स का बीमा होता है MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2 ये होता है। आर किसका है सर कहिएगा, दूरी का, दूरी को हम लोग L से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर L स्क्वायर लगा दीजिए। बटे का क्या लगाइएगा, M है, M यानी द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को हम लोग बड़ी M से डिनोट करते हैं तो M स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इसका भी बीमा M हो जाएगा, इसका भी M हो जाएगा तो M इंटू M, M स्क्वायर हो गया। ये समझ गए। अभी M को ऊपर भेजिए, M को ऊपर भेजेंगे तो किस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देखिएगा m यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ये LT स्क्वायर ये भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है, LT स्क्वायर हम लोग कर दिए। आगे क्या है भाई, यहाँ पर वापस से L स्क्वायर है तो यहाँ पर भी L स्क्वायर कर दीजिए, M स्क्वायर इन्वर्स हो जाएगा यानी कि -2 के रूप में। इस प्रकार हो गया, कहिएगा हाँ सर ये ठीक है। अब एक साथ लिखिए बस, m है और कहीं है, देखिए यहाँ पर है, यानी कि इसमें m में पावर 1 है, यहाँ पर -2 है, घट करके क्या हो जाएगा, कहिएगा सर m पर इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, ये घट करके हो गया। l यहाँ पर है और यहाँ पर भी l का क्यूब बन जाएगा, l का क्यूब बन गया। आगे देखिए t इन्वर्स 2 है तो t इन्वर्स 2 और कहीं पर तो नहीं है, बस यही है तो t इन्वर्स 2 सिर्फ यही वाला निकल कर आ गया। देखिए किस ऑप्शन में है, कहिएगा सर डी में है। ये याद रखिएगा मेरे भाई, भले इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में, m इन्वर्स और L क्यू और T इन्वर्स 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बड़ी जी का विमीय सूत्र, याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कहिएगा सर अपचयन कहलाती है, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन, OXIDATION। तो ये दोनों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है तो रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, अपचयन की प्रक्रिया कहलाती है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाती है। दोनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है कि बादलों वाली रातों साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म क्यों होती है, बताइए। यानी जिस रात बादल छाई हुई होती है उस रात थोड़ा ज़्यादा गर्मी फील होता है, आप सभी लोग अनुभव किए होंगे, ऐसा क्यों होता है भाई। मेरे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकिरण को रोकने के कारण ऐसा होता है। मतलब समझिएगा कि जैसे ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है, और यहाँ पर है बादल यानी वायुमंडल है, इसी में बादल छाया हुआ है तो इसको हम बादल मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, सूर्य प्रकाश पड़ रहा है तो दिन के समय तो किसी न किसी तरीके से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पास पहुँच गया, ठीक है, तो पृथ्वी हमारा गर्म हो गया, तो दिन में तो हमको गर्मी का फील होगा ही, लेकिन रात में तो ठंडी का फील होता है नॉर्मली, है ना, हल्का हल्का, दिन के मुताबिक रात में तो ठंडा फील होना चाहिए, लेकिन रात में भी ये ऊष्मा वापस अच्छी तरीके से नहीं जा पाता क्योंकि बीच में आ जाता है बादल, बादल उसको रोक लेता है। इस वजह से क्या होता है, बादल यदि नहीं होता तब तो थोड़ा ठंडा फील होता है, लेकिन बादल रोक ले रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा गर्मी फील हो रहा है तुलनात्मक रूप से, समझे ना। तो विकिरण को रोकने के कारण ऐसा होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि जल जो है कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इसको भाई। मेरे इसका करेक्ट आंसर पहले बताते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है जल में, इसलिए इसको कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कहिएगा सर कैलोरीमितिक का मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा, जो थर्मामीटर होता है उसमें पारा का यूज किया जाता है। क्या वजह है मेरे भाई, उसका जो है ना पारा का उच्च विशिष्ट ऊष्मा बहुत ही कम होता है, यानी कि थोड़ा भी उसको गर्मी मिलता है ना वो तुरंत रीडिंग दे देता है कि हाँ भाई कितना तापमान यहाँ पर है। लेकिन जल में क्या होता है, जल का उच्च विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है, उसको काफ़ी अधिक गर्मी मिलेगा तब जाकर के वो गर्म होना शुरू होता है जल। जैसे कि आप लोग पतीले में जल को गर्म कीजिएगा तो काफ़ी देर तक उसको पहले ऊष्मा देना होता है, तब जाकर के वो थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू होता है, समझे। लेकिन पारा में ऐसा नहीं होता, उसको थोड़ा सा भी गर्मी मिलता है वह तुरंत जो है गर्म हो जाता है और रीडिंग बता देता है कि हाँ भाई यहाँ पर कितना तापमान है इसका, समझ गए ना। तो इसलिए जो कैलोरीमितिक पदार्थ के रूप में कहने का मतलब गर्म करने वाला पदार्थ जो होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, पारा का यूज किया जाता है, जैसे थर्मामीटर में। लेकिन जल का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि जल का उच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा जल का उच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान 4200 जूल प्रति लगाइएगा प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार से इसको आंका जाता है या नापा जाता है बोल सकते हैं। तो 4200 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड। कहिएगा सर पारा का कितना होता है, तो मेरे भाई पारा का देखिए 138 से लेकर के 140 डिग्री तक होता है, समझ लीजिए। अब समझिए कितना कम है, 138 से लेकर के 140 जूल प्रति केजी डिग्री जो है सेंटीग्रेड, इस प्रकार से होता है। ये कहाँ 4200 और कहाँ 138,
आप सोच के देख सकते हैं। तो इसलिए पारा का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि जल का। समझ गए ना? तो इसका उच्च विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, इसलिए जल का इस्तेमाल नहीं होता है कैलोरीमीट्रिक पदार्थ के रूप में। अगला देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? ऊष्मा का अच्छा परावर्तक है, ऊष्मा का गैर अवशोषक है, या ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है, या खराब अवशोषक और खराब विकिरक। देखिए मेरे भाई, अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ऊष्मा का अच्छा ये अवशोषक होता है हमारी पृथ्वी, और अच्छा विकिरक भी होता है। किरचॉफ का नाम सुने हुए आप सभी लोग। उसका एक नियम कहता है, किरचॉफ का नियम, कि जो पदार्थ ऊष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा विकिरक भी होता है। कुछ इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी है। यानी दिन के समय ये जिस प्रकार से तापमान को अपने अंदर सोख करके रखता है, और रात के समय देखिएगा रात ठंडा हो जाता है, क्या वजह है? उतना ही जल्दी ये ऊष्मा को धीरे धीरे ऊपर अंतरिक्ष में वापस भेज देता है। तो दिन के समय सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण यह गर्मी को यानी ऊष्मा को सोख लेता है, और रात में धीरे धीरे ये क्या करता है? रिलीज करते जाता है, और रात ठंडी होती जाती है। तो अच्छा विकिरक भी इसको माना जाता है पृथ्वी को। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। आप सभी को बताए थे, बीच में होता है 7, इसका मान होता है उदासीन। इधर होता है घटते जाएगा तो ये होता है हमारा क्या कहिएगा सर? अम्लीय होता है। और इधर क्या होता है? बढ़ते जाएगा तो इधर होता है क्षारीय। तो कह रहा है अम्ल और क्षार के बीच, इधर अम्लीय है इधर क्षारीय है, उसके बीच की अभिक्रिया को क्या कहिएगा सर? बीच का मान उदासीन होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। नॉर्मली इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर पूछ रहे कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? जो अल्फा कण होता है या किस तत्व के परमाणु का नाभिक होता है? देखिए करेक्ट आंसर सी लगाइएगा। हीलियम का जो नाभिक होता है ना मेरे भाई, उसी को अल्फा कण कहा जाता है। कैसे? तो देखिए हीलियम जो बना होता है मेरे भाई, ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है हमारा हीलियम। तो हीलियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन को जब निकाल दिया जाता है तो बच क्या जाता है कहिएगा सर? नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन नाभिक में बच जाता है। इसी के नाभिक को कहा जाने लगता है अल्फा कण। तो ये किस में हो रहा है कहिएगा सर? हीलियम में ये चीज़ हो रहा है, तो इसीलिए हीलियम को कहा जाता है अल्फा कण। ठीक है, यानी हीलियम का जो परमाणु का नाभिक होता है, हीलियम तत्व के जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद, उसी को अल्फा कण कहा जाने लगता है। करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, हमें मुख्य रूप से इससे क्या प्राप्त होता है? भाई ध्यान रखिएगा, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, इनमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है छिलका वाला बीज है। तो छिलके वाले बीज से ज़्यादातर क्या प्राप्त होता है कहिएगा सर? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होगा? जो छिलका वाला बीज है ना, छिलका वाला जो अनाज है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नॉर्मली बस इतना याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? रेडियोधर्मी कहते किसको हैं? यानी ऐसा तत्व जिसका नाभिक अस्थिर हो, यानी उसके नाभिक से हमेशा अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलते रहता है, वो छोड़ते रहता है हमेशा, उसी को कहता है रेडियोधर्मी तत्व। तो कहता है कौन बताइए इसमें रेडियोधर्मी नहीं है? तो रेडियम रेडियोधर्मी तत्व है, प्लूटोनियम भी रेडियोधर्मी तत्व है, यूरेनियम भी रेडियोधर्मी तत्व है। कौन सा नहीं है कहिएगा सर? जर्कोनियम। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरण हमेशा निकलता हो उसी को रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं। उसका जो नाभिक होता है वो हमेशा अस्थिर होता है, हमेशा उससे कण जो है ये अल्फा, बीटा, गामा निकलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निस्तापन कहते हैं। देखिए निस्तापन और भर्जन दोनों क्या है? ये जो चारों प्रक्रिया आप देख रहे हैं ये अयस्क से शुद्धिकरण निकालने का प्रक्रिया है। निस्तापन क्या है? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में जब उसको गर्म किया जाता है तो उससे जो हल्का फल्का अयस्क में नमी जो पानी वगैरह मिला हुआ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये निस्तापन की प्रक्रिया किया जाता है किसमें? वायु की अनुपस्थिति में। और भर्जन की भी प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार से होता है, लेकिन इसको वायु की उपस्थिति में, यानी ध्यान रखिएगा इसको वायु की उपस्थिति में ये प्रक्रिया किया जाता है। और ये निस्तापन जो होता है ये वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। बस इतना सा याद रखिए, अलग अलग अयस्क के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल होता है। इसलिए निस्तापन और भर्जन ये दोनों वही है, नमी निकालने वाली प्रक्रिया है। समझ रहे हैं? अयस्क से नमी निकालने की प्रक्रिया, जैसे ही धरती से अयस्क निकाला जाता है उससे जो नमी होता है, नमी सबसे पहले निकाला जाता है। तो सबसे पहला प्रक्रिया यही होता है निस्तापन या तो भर्जन। उसके बाद का प्रक्रिया होता है प्रगलन, यानी कि इसको उच्च ताप पर जब गलाया जाता है किसी भी अयस्क को तो उसमें से धातु बाहर निकलने लगता है, उसी को प्रगलन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा उच्च ऊष्मा की आवश्यकता होती है। समझ गए? और ये अधिशोषण या परिष्करण क्या है सर? तो ये सबसे लास्ट वाला प्रक्रिया होता है। इसमें
जो अयस्क होता है ये पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, यानी अशुद्धियाँ बाहर निकल जाता है और धातु पूरी रूप से बाहर निकल जाता है, उसी को कहा जाता है अधिशोषण या परिष्करण। ये सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर पूछा था कि वायु की अनुपस्थिति में, तो वायु की अनुपस्थिति में निष्ठापन की प्रक्रिया होती है और उपस्थिति में भर्जन वाली प्रक्रिया होती है। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कहता है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। भाई मेरे ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में जो वर्ग 17 का तत्व होता है इसमें क्या क्या पाया जाता है, हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको। वर्ग 17 के तत्व को पहले तो यही याद रखिएगा, इसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। क्या कहते हैं, कहेंगे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपका क्या आता है, सबसे पहले याद रखिएगा फ्लोरीन, फिर आता है आपका क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट में आता है आपका स्टेटिन नाम का AT इसका संकेत होता है, याद रहेगा। तो बस एक लाइन याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटते जाता है। तो भाई सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। इससे कम किसका होगा, इसका। चूंकि नीचे जाएंगे तो घटते जा रहा है। और सबसे कम होगा किसका, स्टेटिन का। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कहिएगा सर फ्लोरीन का होगा। वही कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। तो ये देख रहे हैं यहाँ सारा क्या है, कहिएगा सर ये सब का सब जो है हैलोजन ग्रुप यहाँ पर दे रखा है। हैलोजन ग्रुप के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इस प्रकार से आपको क्रम भी पहले याद रखना है। सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर स्टेटिन। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व हो जाएगा फ्लोरीन और सबसे कम हो जाएगा स्टेटिन। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये फ्लोरीन बहुत ज़्यादा पूछा है, स्टेटिन नहीं पूछेगा आपसे, कभी नहीं पूछा गया है। आप बस फ्लोरीन वाला याद रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं श्वसन, पोषण, जनन या इनमें सभी। तो कहिएगा सर जब सजीव की बात कर रहा है और जैव प्रक्रम की बात कर रहा है तो भाई इनमें सभी होता है ना। सभी सजीव में श्वसन होता है, पोषण होता है, जनन होता है। तो करेक्ट आंसर D हो जाएगा, ठीक है। जैव प्रक्रम के रूप में सभी होते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि जिस ठोस या अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता उसे निपटाने के लिए निम्न में कौन सी विधि या कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई मेरे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, कहिएगा सर उपयुक्त सभी। इनमें सभी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन में भरना, भस्मीकरण या तापीय अपघटन या गैसीकरण। जमीन में भरना मतलब कोई ठोस है जिसका जो अपशिष्ट है उसका यूज अब नहीं होगा, तो कहीं बाहर शहर से बाहर जा करके बड़े से गड्ढे खान करके उसमें दफना दीजिए, उसको धीरे धीरे गल जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। वो ठोस जो भी है वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी को कहता है जमीन में भरना। तो ये प्रक्रिया भी अपनाया जाता है। भस्मीकरण यानी कि काफ़ी उच्च ताप पर उसको जलाया जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है जल करके। तो जो चिकित्सालय से यानी कि हॉस्पिटल से जितना भी कचरा निकलता है ना उसमें ज़्यादातर भस्मीकरण का ही प्रक्रिया अपनाया जाता है, समझे। और एक होता है ताप अपघटन यानी कि गैसीकरण वाली प्रक्रिया। इसमें होता है कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में कचरे को जो है गर्म किया जाता है। इससे कचरा जो है गैस या फिर तेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक भी होता है। लेकिन तीनों का तीनों क्या है, जो है कचरे को निपटाने की प्रक्रिया है। तो उपयुक्त में से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर D, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं आपसे। कहता है कि किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है। कहिएगा सर ये GK-GS वाला क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं इसमें। तो भाई ये GK-GS नहीं, ये साइंस का ही क्वेश्चन है। तो साइंस से ध्यान रखिएगा, साइंस वाला शब्द आपको ऑप्शन में ढूंढना है कहाँ पर है। कहिएगा सर इसमें कहीं साइंस वाला शब्द तो नहीं मिल रहा है। इसमें पर्यावरण और विकास, हाँ पर्यावरण मिल रहा है, मतलब ये साइंस का शब्द तो है। इसमें व्यापार विकास ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए मानव पर्यावरण, यानी कि आपको या तो ऑप्शन B या तो D लग रहा होगा, तो बिल्कुल B या D ही इसमें सही है। ध्यान रखिएगा इसमें D वाला नहीं होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है उसी को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर B, ध्यान रखिएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। उष्मा के संरक्षण के लिए फसलों की ग्रीन हाउस में खेती करना, या कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह करना, या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह करना, या फिर वातावरणीय प्रदूषण के कारण ताप में वृद्धि। तो देखिए इसका मतलब तो कहिएगा सर ये D भी लग रहा है, C भी लग रहा है ना, या फिर B भी लग रहा है, लेकिन सटीक वाला लगाना है आपको B। ये ध्यान रखिएगा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसका सबसे प्रमुख जो गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह यानी सूर्य ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर ही जमा रह जाता है, उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। याद रहेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं उसको। करेक्ट आंसर B हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन इसी पर आ रहा है,
आपको बताते हैं, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को भी। यहाँ पर पहले इसको समझिए, कहता है किसके द्वारा ऊर्जा आपूर्ति के लिए केवल ग्लूकोज प्रयुक्त होता है। यानी हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जिसको कि ऊर्जा के लिए ओनली ग्लूकोज ही चाहिए। तो भाई मेरे वो होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है हमारे शरीर में जितना भी ग्लूकोज बनता है उसका 20 से लेकर के 25% तक अकेले मस्तिष्क उसका इस्तेमाल कर लेता है। इसको ग्लूकोज ही चाहिए ऊर्जा के लिए, और कोई भी जो है पोषक पदार्थ ये नहीं लेता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछा जाता है ग्लूकोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भाई मेरे ग्लूकोज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कहिएगा सर ब्लड शुगर के नाम से। ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है ग्लूकोज को। पहले तो ये शब्द याद रखिएगा। इसके अलावा ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है हमारे शरीर में, तो कहिएगा सर यकृत में स्टोर होता है, ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस रूप में स्टोर होता है, किस रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजन या ग्लाइकोजेन बोल लीजिए, तो इस रूप में जो है स्टोर होता है। ध्यान रहेगा 20 से 25% इस्तेमाल कर लेता है कौन, हमारा मस्तिष्क जो है ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को। और ग्लूकोज को ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में ये यकृत में स्टोर होता है और किस रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पूछ रहा था ऊर्जा आपूर्ति के लिए वो कौन है जो कि सिर्फ ग्लूकोज का ही इस्तेमाल करता है, वो मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए कहता है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है, किसके प्रयोग से। ये ध्यान रखिएगा, यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया तो हम भाई उसके ईंधन का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देंगे। यानी जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड वाला या सल्फर वाला जितना भी ईंधन है वो हम कम इस्तेमाल करेंगे। तो भाई वातावरण में जाहिर सी बात है वो कम फैलेगा, है ना। तो कम सल्फर वाले ईंधन का हम प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पर ये सवाल आपसे पूछ रहे थे कि है ना ग्रीन हाउस वाला। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, बताइए। तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या जलवाष्प। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबसे महत्वपूर्ण गैस है ग्रीन हाउस वाला, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको कि आप लोग हंसाने वाला गैस या N2O भी बोलते हैं, ये भी हो जाएगा। जलवाष्प यानी कि जल के भी कुछ कण होते हैं, H2O भी होते हैं। नाइट्रोजन नहीं होता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा होता है ये आपको लिखवा ही देते हैं, लिख ही लीजिए, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो सबसे मेन तो पहले हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख लीजिए। जलवाष्प के कुछ कण हो जाते हैं, तो जलवाष्प के कण का फॉर्मूला तो H2O ही हो जाएगा, समझ गए। इसके अलावा ओजोन होता है, O3 लिख लीजिए। इसके अलावा CH4 मीथेन लिख लीजिए। इसके अलावा N2O नाइट्रस ऑक्साइड लिख लीजिए, है ना, ये वाला नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा CFC भी लिख लीजिए, यानी जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीज वगैरह से निकलता है। तो ये सब जितना भी है टोटली हम आपको लिखवाए हैं, चारों पांचों सातों जितने भी लिखवाए हैं सब आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हम कहीं आपको लिखवाएं तो कहिएगा सर नाइट्रोजन तो अकेले कहीं पर नहीं लिखवाए हैं, तो यही जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, समझ रहे ना। तो वही तो कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा वातावरणीय गैसें ग्रीन हाउस गैसें होती है इन्हीं में, तो एक होगा, तीन होगा और ये चार होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए ये है आपका होमवर्क, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि स्टेपिज के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पाई जाती है, नाक में होता है, कान में होता है, हाथ में होता है या फिर पैर में होता है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आप सभी का स्कोर क्या रहा है ये भी कमेंट में करके बताइए। कोई लोग जो है प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग जरूर लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक ना। और हाँ PDF चाहते हो तो फ्री में PDF मिल ही जाता है आप सभी को। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, पिन कमेंट में भी दे दिए हैं, ठीक है ना। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिए हैं, तो प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सारा क्लास दिख जाएगा, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारा क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।